औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनकम टैक्स के हवाले से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जाना था कि पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन सिस्टम कैसे राइज हुआ और सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है 1856 से लेकर आज तक जो है वो इनकम टैक्स लॉ की हिस्ट्री क्या है और हमारे इस इलाके में जो है वो टैक्स लॉज जो हैं वो कैसे इवॉल्व हुए। और स्टार्टिंग फ्राम 1856 1860 का जो 1856 की जंग 1857 की जंग आज़ादी के बाद हमारे पास जो 1860 का जो टैक्स कानून आया था वहाँ से लेकर आज तक जो इस वक्त हमारे पास मौजूदा कानून इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, इसमें कैसे जो है डेवलपमेंट्स हुई और हम लोग जो है वो टैक्सेशन के निज़ाम में जो है यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो आज हम मूव करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का ओवरव्यू लेते हुए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है उसमें बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं, इसके अलावा जो स्टार्टअप में जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है फॉर अ बिगिनर्स इन इनकम टैक्स स्पेशल रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, तो उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज की जो मेरी क्लास होगी इसमें जो मैं कवर करूंगा वो होगा सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस, स्ट्रक्चर जो होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता तो दिया है। उसके बाद हम जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ले लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं टैक्स के हवाले से, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर टैक्स हम टैक्सेबल इनकम, यहाँ से हम प्रॉपरली जो है वो टैक्स लॉ को स्टार्ट कर लेंगे। फिर टैक्सेबल इनकम क्या होती है और टोटल इनकम जो है वो उससे क्या मुराद है, ये टोटल इनकम जो है कंसीडर उसको हम कैसे जो है वो ट्रीट करते हैं, ये टोटल इनकम की जो है वो डेफिनेशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। देन हेड्स ऑफ इनकम जो डिफरेंट होते हैं, वो कौन कौन से हेड्स हैं जो कि इनकम टैक्स लॉ की नज़र में जो है वो इनकम कहलाते हैं, या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो किन किन हेड्स में जो है वो इनकम को डिवाइड किया गया है, जिसको हम जानेंगे। तो इसके बाद जो है वो हम सम अप करेंगे आज की क्लास को। तो मूव करते हैं जी बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स रूल्स 2002 और इसके साथ जो SROs और नोटिफिकेशंस हैं, बेसिकली ये सब मिल के टैक्स लॉ बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर 13 चैप्टर्स हैं और इन 13 चैप्टर्स के अंदर 241 सेक्शंस हैं, डिफरेंट किस्म के सेक्शंस होते हैं और 13 शेड्यूल्स हैं। लास्ट क्लास में ज़रा थोड़ा सा पुराना वर्जन था, वहाँ पे शायद मैंने 7 शेड्यूल का जिक्र किया, तो 7 शेड्यूल नहीं, इस वक्त जो लेटेस्ट आज की डेट तक जो शेड्यूल्स आ चुके हैं, लॉ चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ, तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है आज की डेट तक जो टोटल शेड्यूल्स हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के, वो 13 शेड्यूल्स हैं। फिर इनकम टैक्स रूल्स के अंदर 19 चैप्टर्स और 2 शेड्यूल्स हैं और डिफरेंट सर्कुलर्स, ये तो इनकी तो कोई तादाद नहीं है, ला तादाद है। मतलब जो भी जब भी कहीं पे अमेंडमेंट की जरूरत होती है, जब भी कहीं पे क्लैरिफिकेशन की जरूरत होती है, तो SROs या नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स के जरिए, ऑर्डर्स के जरिए जो है वो क्लैरिफिकेशंस दे दी जाती है। SRO एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ टैक्सेशन आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि SRO स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स, SROs। यानी हो जी, मूव करते हैं जी बेसिक कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले क्या है जी, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम बेसिकली टोटल इनकम को जब हम उसमें से डोनेशंस जो क्वालिफाई फॉर स्टेट डिडक्शंस होते हैं उनको जो हम लेस करते हैं और डिडक्टेबल अलाउंसेस को लेस करते हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो टैक्सेबल इनकम होती है। हम प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके जब करेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। यूँ कह के देयर आर डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, जो हम आगे आने वाली अभी स्लाइड्स में देखेंगे। नेक्स्ट थोड़ी लम्हों बाद जो है वो यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। अब इन तमाम हेड्स ऑफ इनकम को जब हम सम अप करते हैं तो जो रिजल्टिंग फिगर आती है दैट इज टोटल इनकम। अब टोटल इनकम को जब हम रिड्यूस करते हैं कोई स्ट्रेट डिडक्शंस या डिडक्टेबल अलाउंसेस से की अमाउंट से, तो जो रिमेनिंग फिगर बनती है दैट इज टैक्सेबल अमाउंट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द टोटल इनकम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया
कि जो आपके बेसिकली हेड्स हैं, डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, उनको जब हम एग्रीगेट टोटल लेते हैं तो दैट इज टोटल इनकम। यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ जाता है कि हेड्स ऑफ इनकम क्या है। इनकम टैक्स लॉ ने तमाम इनकम के सोर्सेज को 5 हेड्स में डिवाइड किया है। इन 5 के अलावा कोई और हेड नहीं है, वो आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्लेड है। या तो इनकम आपकी सैलरी इनकम होगी, या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, या इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स होगी, या फिर अगर इन सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस या कैपिटल गेन्स में से किसी के अंदर भी फॉल नहीं करती तो उसको जो है टैक्स का कानून, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिस्टिंग्विश करता है, या इसमें सेग्रीगेट करता है, या इसमें यूं कहें कि क्लासीफाई करता है। अब एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि इसमें हम सैलरीज को सेपरेटली देखेंगे, प्रॉपर्टी इनकम को सेपरेटली देखेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस को सेपरेटली, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड्स बड़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे पूरे सेमेस्टर में इंशाल्लाह ताला। और जब ये 5 के 5 तमाम हेड्स की डिफरेंट तरीके से बाय कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, हम हर एक को सेपरेटली जो है उसकी हेड में उसकी इनकम को कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और इन तमाम हेड्स को जब आपस में सम अप कर लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टिंग फिगर आएगी दैट विल बी द टोटल इनकम। जिस तरह आपकी इस स्लाइड्स में आप देख सकते हैं जी कि टैक्सेबल इनकम क्या हुई। टैक्सेबल इनकम जो है टोटल इनकम लेस जो कोई डिडक्शंस या डिडक्टेबल अलाउंसेस होंगी। स्टेट डिडक्शंस भी हो सकती हैं जी कि स्टेट वे इसको रिड्यूस कर दें टोटल इनकम से, या फिर कोई एक खास परसेंटेज के बेसिस पे जो है वो अलाउंसेस को रिड्यूस करेंगे, तो रिजल्टिंग फिगर विल बी द टैक्सेबल इनकम। अब टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम इन 5 हेड्स हैं, इन 5 हेड्स में से डिफरेंट हेड्स में जो इनकम होगी उस अकॉर्डिंगली उसको कानून की नजर में जो क्लास आपके जिस लॉ के तहत जो है वो उसमें क्लासीफाई होगी और जो क्लास उसके ऊपर अप्लाई होगी, हम इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह ताला देखेंगे और आपके इसकी जो बेस है वो फर्दर स्ट्रेंथन हो जाएगी। खैर यहाँ पे आपको जब ये सम अप कर लेंगे तो ये क्या आपका रिजल्टिंग फिगर क्या होगी? टोटल इनकम हो जाएगी। आपको यहाँ पे इतना जानना काफी है एट दिस स्टेज कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी इंपॉर्टेंट, रेजिडेंट का। बड़ा ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होगी, आप लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए कि रेजिडेंट क्या है। रेजिडेंट एक पर्सन के 1 साल के अंदर जो स्टे है पाकिस्तान के अंदर उससे लिंक होता है। अब यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया है पर्सन, तो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द concepts or definition or understanding with respect to resident, we need to understand what is person in the eyes of income tax law. income tax law की रूल से पर्सन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, या 3 मेजर कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है। एक क्या है जी? इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्या है जी? एओपी भी बोलते हैं इसको, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, आमतौर पे इसको एओपी abbreviate किया जाता है। एंड द थर्ड वन इज द कंपनी, एन इंडिविजुअल, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अ कंपनी। अब कंपनी का रेजिडेंट होने का क्राइटेरिया अलग है, ईओपीज का अलग है और इंडिविजुअल्स का अलग है। देखते हैं जी इंडिविजुअल्स कैसे कैटेगराइज होंगे कि वो रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट इफ he or she is resident for a period of or periods amounting in aggregate to 183 days or more in a tax year। क्या समझ आई? अगर एक इंडिविजुअल किसी एक टैक्स ईयर में, टैक्स ईयर की डेफिनेशन हम आगे देख लेंगे कि टैक्स ईयर से मुराद क्या है, ये स्टार्ट कब होता है, ये एंड कब होता है। जो भी टैक्स ईयर की डेफिनेशन आएगी उस पीरियड के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट tax period to the end of that tax period or tax year, अगर एक इंडिविजुअल 183 दिन 183 डेज
पाकिस्तान के अंदर रिजाइड करता है या पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि दैट इंडिविजुअल इज टू बी कंसिडर्ड और ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट, हम उसको रेजिडेंट पर्सन बोलेंगे। अब इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया क्या है, अगर वो 183 दिन नहीं रहा किसी एक साल में, लेकिन वो 120 डेज रहा है, 120 दिन रहा है या इससे ज्यादा, लेस देन 183 डेज बट मोर देन 120 डेज, एट द सेम टाइम पिछले 4 सालों में, पिछले 4 टैक्स ईयर्स में वो इंडिविजुअल टोटल 365 डेज या उससे ज्यादा पाकिस्तान में रहा है। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो पिछले 4 सालों को मुख्तलिफ जो उसका स्टे हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान से जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन उसका जो एग्रीगेट स्टे है पिछले 4 सालों का, अगर वो 365 दिनों से ज्यादा हो जाएगा, और जो टैक्स ईयर करंट अंडर कंसिडरेशन है, जिसकी बेसिस पे हमने डिसाइड करना है कि क्या इस साल का वो रेजिडेंट पर्सन है या नहीं, उसमें वो 120 और मोर डेज स्टे किया है, उसने क्या हो गया 120 डेज इन अ टैक्स ईयर एंड 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 टैक्स ईयर्स इन टोटल इन एग्रीगेट। अगर एक इंडिविजुअल स्टे करता है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, वो रेजिडेंट पर्सन होगा। फिर एक ऐसा बंदा, उसका इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टे इन पाकिस्तान एक दिन भी नहीं रहा, लेकिन वो किसी सरकार का, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो सकती है, वो फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है, उसका एम्प्लॉय है और उसकी पोस्टिंग अब्रॉड हो चुकी है। हमारे बहुत से मिशन अब्रॉड जाते हैं, बहुत से हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि पाकिस्तानी एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन वहां पर जो है वो, अगर आर्म फोर्सेस की बात करें तो वो मिशन पे होते हैं, या फिर अगर हम बात करें इनकी ये जो हमारे एम्बेसीज के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो ये भी पाकिस्तानी एम्बेसीज जो डिफरेंट कंट्रीज में हैं, कोई भी कंट्री है जहां पे हमारी एम्बेसी है, तो वो तनख्वाह पाकिस्तान से ले रहा होगा, एम्प्लॉय फेडरल गवर्नमेंट का होगा, लेकिन एम्बेसडर या उसका स्टाफ जो एम्बेसी का होता है वो वहां पर मौजूद है अब्रॉड में, पाकिस्तान में नहीं रहा, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, दैट इंडिविजुअल इज टू बी कंसिडर्ड और ट्रीटेड एज रेजिडेंट पर्सन। अब रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये बिगिनर्स के ज़हन में तो होगा, लेकिन अगर आप में से थोड़ा सा कुछ किसी को टैक्स की नाव हो है तो उनके लिए तो ये चीज़ नहीं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लर्नर जिनको ये आइडिया नहीं है कि यार ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की डिफरेंशिएशन की क्या जरूरत है, तो उनके लिए ये मैं बताता चलूं कि रेजिडेंट पर्सन इज बाउंड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, whereas non-residents are not bound to file the return. रेजिडेंट पर्सन के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें, और रेजिडेंट की डेफिनेशन या अंडरस्टैंडिंग मैंने इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव से बता दी है। 183 दिन या उससे ज्यादा एक टैक्स ईयर में, या उस टैक्स ईयर में 183 दिन से कम लेकिन 120 दिन से ज्यादा है, और प्रीवियस 4 टैक्स ईयर्स में 365 दिन से ज्यादा उसका स्टे है, तो उसको भी हम रेजिडेंट ट्रीट करेंगे। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है रेजिडेंट पर्सन का, कि वो सरकार का मुलाजम हो और पोस्टेड अब्रॉड हो। ठीक है जी, एओपीज के हवाले से देखते हैं जी। अच्छा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होती है, इसको थोड़ी देर बाद आपसे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एओपी में उसको हम एओपी को हम रेजिडेंट ट्रीट करेंगे अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट उसके तमाम अफेयर्स का वो होली और पार्शली ड्यूरिंग एनी टाइम इन अ टैक्स ईयर इज इन पाकिस्तान। एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो फर्म हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, वो ग्रुप ऑफ पर्संस किसी शेप में भी हो सकते हैं, वो एक सोसाइटी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, या वट एवर द नेम ऑफ दैट ग्रुप ऑफ पर्संस इज। तो मसलन फर्म की एग्जांपल ले लेते हैं, एक फर्म है तो उसका अगर कंट्रोल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो बेशक वो बाहर बिजनेस कर रही है, तो बाहर के बिजनेस करे या ना करे, हम उसको क्या कहेंगे, वो पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, वो आगे आ रही है नेक्स्ट स्लाइड।
लेकिन अभी हम पर्सन की को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का अगर कंट्रोल उस फर्म का, पार्टनरशिप फर्म की अगर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म का अगर कंट्रोल, उसकी मैनेजमेंट, जो उसके अफेयर्स मैनेज हो रहे हैं, वो पार्शली किसी भी एक मतलब जो है वो पार्ट उसका या एज ए होल वो पाकिस्तान के अंदर उसको मैनेज किया जा रहा है या उसका कंट्रोल है, मसलन उसका हेड ऑफिस पाकिस्तान के अंदर है या उसका कोई भी एक ऑफिस पाकिस्तान के अंदर है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो ईओपी जो है दैट इज अ रेजिडेंट पर्सन। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं जी कंपनी की सूरत में। कंपनी की सूरत में तीन क्राइटेरियाज हैं, तीन डिफरेंट क्राइटेरियाज, इनमें से कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल होता है तो हम ये कहेंगे कि दैट कंपनी इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट पर्सन इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। मसलन पहला क्राइटेरिया क्या है जी, इट इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के किसी कानून के तहत भी अगर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कानून कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, वो बैंकिंग कंपनीज भी हो सकती है, दैट कैन बी अ मुशारका मुदारबा, दैट कैन बी अ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस और कंपनीज एक्ट। तो हम उसको क्या कहेंगे, अगर वो उसकी इनकॉर्पोरेशन, उसकी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी लॉ के तहत हुई हुई है, कंपनीज एक्ट के तहत हुई हुई है या बैंकिंग कंपनीज एक्ट के तहत हुई हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट कंपनी या रेजिडेंट पर्सन। फिर कंपनी जो है वो पाकिस्तानी कानून के तहत एस्टेब्लिश नहीं हुई, लेकिन उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है उसके अफेयर्स की, वो होली और पार्शियली पाकिस्तान के अंदर किसी भी एक टाइम में ड्यूरिंग द टैक्स ईयर रही है, तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज कंपनी, एज अ दैट कंपनी इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट कंपनी। और इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ट्रीट नहीं किया जाता, इनकम टैक्स लॉ की नज़र में उसको हम क्या बोलते हैं कि वो भी एक कंपनी है और उसके ऊपर भी कंपनी वाले जो प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स लॉ की वो लागू होती हैं, एप्लीकेबल होती हैं। तो कंपनी के वाले से क्या हुआ जी, अगर वो पाकिस्तानी कानून के तहत एस्टेब्लिश हुई है, काम बेशक बाहर कर रही हो लेकिन पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिश हो गई, तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट कंपनी। पाकिस्तानी कानून के तहत एस्टेब्लिश नहीं हुई लेकिन उसका पार्शली या सारे का सारा जो उसकी मैनेजमेंट एंड अफेयर्स और कंट्रोल वगैरह वो पाकिस्तान से टैक्स ईयर के किसी एक दिन भी पाकिस्तान में रहा, तो दैट इज आल्सो टू बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट कंपनी। और प्रोविंशियल और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो भी जो है उनको भी हम क्या कहेंगे कि दैट इज टू बी अ रेजिडेंट कंपनी। एनीहाउ जी नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट है जी, अब हमने रेजिडेंट को पढ़ लिया या समझ लिया, नॉन रेजिडेंट क्या है। नॉन रेजिडेंट के हवाले से जब आपको रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, एवरी पर्सन which is not a resident is to be treated as a non resident। यानी कि ऐसी कंपनी, ऐसा इंडिविजुअल, ऐसी एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि रेजिडेंट की डेफिनेशन या क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरती, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नॉन रेजिडेंट। बड़ा सिंपल है, यानी कि हमें रेजिडेंट को समझना है कि वेदर दैट इज रेजिडेंट, अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो देन इट इज टू बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट। नेक्स्ट आ जाता है जी, जिक्र किया था मैंने पाकिस्तान सोर्स इनकम का, फॉरेन सोर्स इनकम, पाकिस्तान सोर्स इनकम। तो पाकिस्तान सोर्स इनकम सादा जुबान में तो समझ आती है जी कि ऐसी इनकम जिसका जो ओरिजिनेट पाकिस्तान से हुई हो। तो सेक्शन 101 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, जो कि ये बताता है कि डिफरेंट हेड्स एंड सिचुएशंस में एक इनकम को पाकिस्तान सोर्स इनकम कंसिडर किया जाए या ना किया जाए। तो जो एक कॉमन जो पाकिस्तान सोर्स इनकम्स हैं उसमें क्या है जी, एक अगर सैलरी है रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज्ड इन पाकिस्तान वेयर एवर इट इज पेड। आपने पाकिस्तान के अंदर कोई काम किया, कोई नौकरी की, जॉब की, उसके अगेंस्ट आपको तनख्वाह मिली, ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर वो आपने सैलरी जो है वो काम किया, भले आप नॉन रेजिडेंट हैं
भले आप यूं कहें कि आप एक फॉरेन एम्प्लॉई हैं, बाहर के बंदे हैं, आप एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तानी नेशनल नहीं हैं, लेकिन आपने अगर पाकिस्तान के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट कर ली और उसके अगेंस्ट अगर आपको सैलरी मिल गई तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज पाकिस्तान सोर्स इनकम. नेक्स्ट इज सैलरी पेड by or on behalf of federal government or provincial government or local government wherever the employment is exercised. अगर सरकार आपको तनख्वाह देती है, मैंने अभी एक्सपर्ट्स की एग्जांपल दी जो कि एम्बेसीज में काम कर रहे होते हैं, तो अगर एक इंडिविजुअल मुल्क से बाहर काम कर रहा है, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तनख्वाह देती है, वो फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, तो उसको अगर तनख्वाह जो है वो सरकार ने दी, सरकार पाकिस्तान ने दी, तो हम क्या कहेंगे कि उसका जो सैलरी है दैट इज टू बी कंसीडर्ड और ट्रीटेड एज पाकिस्तान सोर्स इनकम. देन रेजिडेंट कंपनी की तरफ से जो डिविडेंड आपको मिलता है, रेजिडेंट कंपनी की डेफिनेशन हमने पहले अंडरस्टैंड कर ली, तो वो डिविडेंड जो देती है कंपनी दैट इज आल्सो टू बी कंसीडर्ड एज पाकिस्तान सोर्स इनकम. और अगर एक रेजिडेंट पर्सन है, उसने किसी बंदे को कर्ज दिया है उधार, और वो रेजिडेंट पर्सन है, एक ऐसा बंदा जो कि रेजिडेंट पर्सन है और उसने किसी भी बंदे को कर्ज दिया है, भले कर्ज लेने वाला रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, तो हम उसको क्या कहेंगे कि उसकी जो ये वाली इनकम है, प्रॉफिट ऑन डेट, जिसको इंटरेस्ट या सूद भी बोलते हैं हम लोग, तो ये जो उसकी इनकम है उस बंदे की that is which is paid by the resident person, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो रेजिडेंट पर्सन ने पे किया है. यानी कि आप यूं कहें कि एक पर्सन है जो कि यूके में रहता है या किसी और कंट्री में रहता है, वो किसी पाकिस्तानी बंदे को जो है वो पे कर देता है जी, कर्जा दे देता है. अब इस कर्जे के अगेंस्ट जो है पाकिस्तानी रेजिडेंट पर्सन जो है वो दे देता है जी, उसको सूद देगा उसके अगेंस्ट. तो ये जो सूद है, आज वो यूके वाला यूके में बैठा हुआ है, कभी पाकिस्तान नहीं आया. दैट कैन बी अ इंडिविजुअल, दैट कैन बी अ बैंक, दैट कैन बी एनी अदर लैंडिंग फाइनेंस लैंडिंग इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल और एओपी, तो जो भी होगा, लेकिन उसकी जो ये प्रॉफिट एंड डेट का इनकम वाला हिस्सा है दैट विल बी ट्रीटेड एज पाकिस्तान सोर्स इनकम. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं जी. अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर है, आप पाकिस्तान में रहें या ना रहें, आप अब्रॉड रह रहे हैं, लेकिन आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में है, किसी भी पाकिस्तान के कराची में है, लाहौर में है, किसी भी शहर में है, किसी भी जगह पे, और आप उसको पर रेंटल इनकम ड्रॉ कर रहे हैं, तो दैट रेंटल इनकम on that property या immovable property का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, will be treated as पाकिस्तान सोर्स इनकम. यानी कि आपका घर यहाँ पर मौजूद है, आप यूके में रह रहे हैं, आप पूरा साल नहीं आते, पिछले 4 साल वाली भी जो क्लास है 120 दिन और 365 दिन वाली, वो भी आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती. आप एज एन इंडिविजुअल तो ट्रीट हो जाएंगे नॉन रेजिडेंट, लेकिन आपकी ये इनकम जो है, जो कि प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं एज ए रेंटल इनकम, दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, एज अ रेजिडेंट, सॉरी एज अ पाकिस्तान सोर्स इनकम. एंड द लास्ट वन इज कि पेंशन और एन्युटी पेड आर पेएबल बाय अ रेजिडेंट और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं जी, फॉरेन सोर्स इनकम. जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि एक रेजिडेंट जो है उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपको नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है. एनी इनकम विच इज एनी पर्सन who is not a resident person shall be treated as a non-resident. Same, any income which is not a Pakistan source income shall be treated as foreign source income. Clear? अब आ जाते हैं जी, बड़ा एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, टैक्स ईयर्स. टैक्स ईयर क्या है, इसको जरा पढ़िएगा एक लम्हे के लिए. टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months एंडिंग ऑन 30 day ऑफ जून. यानी कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि टैक्स ईयर 30 जून को एंड होता है, तो फिर स्टार्ट कब होता है,
यानी कि इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो फाइनेंशियल ईयर जो है वो भी 30 जून को ही एंड होता है। साल पूरा होगा अगर 30 जून को एंड हो रहा है तो स्टार्ट कब होगा? डेफिनेटली इमीडिएट नेक्स्ट डे को वो स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज आज एंड हो रही है तो कल वो स्टार्ट हो रही होगी। तो 30 जून को अगर टैक्स ईयर एंड हो रहा है तो हम यूं कहेंगे कि टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई को और एंड होता है 30 जून को। अब आगे चलते हैं जरा जी। फॉर एग्जाम्पल, अ टैक्स ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months from July 1st 2017 to June 30th 2018 shall be denoted by calendar year 2018। हाँ, यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टैक्स ईयर को जब डिनोट करना है तो जिस ईयर में टैक्स ईयर एंड हो रहा है उससे हम जो है वो इसको डिनोट करेंगे। कैसे? अगर 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 को टैक्स ईयर क्लोज हो रहा है तो जिस ईयर में फॉल कर रहा है या क्लोज हो रहा है उस ईयर में हम कहेंगे कि ये है टैक्स ईयर। 2018 का टैक्स ईयर क्या होगा? फिर 2017 1 जुलाई को स्टार्ट होगा और 30 जून 2018 को एंड होगा। इसी तरह अगर हम टैक्स ईयर 2019 की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 और सो ऑन। ठीक है। और इसको, इस टैक्स ईयर को, ये जो टैक्स ईयर की अभी डेफिनेशन है, इसको नॉर्मल टैक्स ईयर भी बोलते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर इसी बोलते हैं कि नॉर्मली दिस इज टू बी ट्रीटेड एज अ टैक्स ईयर, लेकिन समटाइम्स एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर मींस एनी पीरियड ऑफ 12 months, ये भी 12 महीने का पीरियड ही होता है, and it is denoted by a calendar year relevant to the normal tax year in which the closing date of the special tax year shall fall. For example, tax year for a period of 12 months from January 1st 2017 to December 31st 2017 shall be denoted by the calendar year 2018। यानी कि आगे नेक्स्ट वाले में 2018 को हम उसको जो ट्रीट करेंगे। एंड द पीरियड ऑफ 12 months from 1st October 2017 to September 30th 2018 shall be denoted by the calendar year 2019। तो जो अगला साल होगा उसमें 2018 को अगर टैक्स ईयर ये 30 सितंबर को एंड हो रहा है तो इसको 2019 का टैक्स ईयर उसका बोलेंगे कि 2019 का स्पेशल टैक्स ईयर। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लेना बड़ा जरूरी है कि ये स्पेशल ईयर टैक्स ईयर्स क्या होते हैं। इनफैक्ट स्पेशल टैक्स ईयर्स जो हैं ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए जो है ये यूज होते हैं। अगर तो बिजनेस नॉर्मल है, आपका रूटीन का बिजनेस है, तो देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल टैक्स ईयर। आपका नॉर्मल टैक्स ईयर में ही रिटर्न फाइल होगी, 30 जून को आपका टैक्स ईयर एंड होगा और आगे आपने जो है 30 सितंबर तक या 31 अक्टूबर जो भी डेट होगी क्लोजिंग डे, सॉरी अपना ड्यू डेट होगी आपकी रिटर्न फाइल करने की, आपने उसमें रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनका जो मेन ऑपरेशन होता है वो डिफरेंट सीजन्स की वजह से, उनके बिजनेस की नेचर की वजह से उनका सीजन होता है, सीजनल बिजनेसेस होते हैं, अकॉर्डिंगली उनका जो वो टैक्स पीरियड है वो चेंज हो जाता है। मसलन अगर आप गन्ने की फसल की बात करें तो गन्ने की फसल जो है वो तो आपकी डिफरेंट ईयर्स में होगी। अब शुगर इंडस्ट्री जो है जिसका बेस रॉ मटेरियल और शुगर प्रोसेसिंग है तो वो तो कहीं जनवरी फरवरी में जाके जो है उनका पीक ईयर होता है और अकॉर्डिंगली जो है उसका डिफरेंट जो है वो पीरियड जो है वो फॉल कर जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि या तो FBR डिफरेंट टैक्स पीरियड्स डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट जो है वो टैक्स पीरियड दे देता है, उसको पीरियड को नोटिफाई कर देता है, या फिर अगर आप चाहते हैं यानी कि जो पर्सन है जो टैक्स पेयर है वो चाहता है कि यार मेरा ये जो टैक्स पीरियड है ये प्रॉपर नहीं है, इससे मेरी अकाउंटिंग इफेक्ट होती है, मेरे सीजनल बिजनेस है और सीजनल वेरिएशन की वजह से मुझे 30 जून को एंड होने वाला और 1 जुलाई को स्टार्ट होने वाला टैक्स ईयर जो है वो सूट नहीं करता। तो वहां पे जो है कमिश्नर इनकम टैक्स को एक एप्लीकेशन लिखता है, कमिश्नर इनकम टैक्स जो है वो उसको असेस करने के बाद जो है उसको एक अप्रूवल ग्रांट कर दी जाती है कि आपका ये टैक्स ईयर जो है नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं होगा, आपके लिए स्पेशल टैक्स ईयर पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट टू दैट डेट जो है वो ट्रीट होगा। आई होप इट्स क्लियर। टैक्स ईयर नॉर्मली जो टैक्स ईयर होते हैं वही आपने ज़हन नशीन कर लेना है, वो 1 जुलाई to 30 जून होते हैं और इसको डिनोट करते हैं अगले साल में। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं कि आज हम बैठे हुए हैं सितंबर 2020 में, तो इस वक्त करंट जो टैक्स ईयर है वो कौन सा होगा?
जो पीरियड गुजर रहा है। तो आंसर शुड बी कि इस वक्त जो वक्त गुजर रहा है ये टैक्स पीरियड है 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 और इसको हम डिनोट करेंगे विद द टैक्स ईयर 2021। या अगर कोई ये कह दे कि टैक्स ईयर 2021 क्या है तो इसका मतलब क्या हो गया कि a period starting from the first day of July 2020 to 30th June 2021। और अगर मैं ये कहूं कि आपका टैक्स पीरियड या टैक्स ईयर 2020 कौन सा है तो हम कहेंगे कि जो टैक्स ईयर हमारा 30 जून 2020 को एंड हो रहा है यानी 1 जुलाई 2019 को स्टार्ट हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज अ टैक्स पीरियड टैक्स ईयर 2020। आई होप इट्स क्लियर। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है जी टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। अब हम प्रॉपर जो है वो थोड़ा सा टैक्स लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक जनरल कॉन्सेप्ट लेमैन लैंग्वेज में बताऊं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला हम जो है मूव करेंगे जब हमारी एक बेस बन जाएगी लॉ की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की। तो फिर हम बेयर एक्ट्स को पढ़ेंगे, लॉ की जो एक खालिस किस्म की जो लैंग्वेज होती है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे सो दैट कि आपका जो लॉ पढ़ने की जो टेक्निक है वो आपको आ जाए। खैर अभी तक जो हमने चीजें कवर की हैं वो एक जेनेरिक किस्म की थी, थोड़ा सा स्पेसिफिक अब हो जाएंगे। तो टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम क्या हुआ जी, सेक्शन 4 जो है ये बेसिकली बयान करता है टैक्सेबल इनकम को, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम को। तो यहाँ पर एक चीज निश्चित कर लें कि टैक्स जो है वो हर साल चार्ज होता है। इनकम टैक्स जो है वो क्या होता है, सालाना बेसिस पे चार्ज होगा। और फिर इसके बाद आगे आ जाती है, अगर टैक्स सालाना बेसिस पे चार्ज होगा तो फिर इसमें जो है रेट क्या होगा। तो डिफरेंट जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उसके डिफरेंट रेट्स हैं और वो रेट्स जो है वो हमारे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया कि 13 डिफरेंट शेड्यूल्स हैं। उन 13 डिफरेंट शेड्यूल्स में जो पहला शेड्यूल डील करता है या हमें जो बताता है वो क्या है, रेट्स ऑफ टैक्सेस। जब हम फर्स्ट शेड्यूल को देखेंगे एक स्टेज पे जाके तो हमें फर्दर इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। फिर एक और बात जो है वो सेक्शन 4 ये करता है जी कि टैक्स में बी सब्जेक्ट टू सेपरेट टैक्सेशन फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड्स होगी, फॉरेन सोर्स इनकम होगी, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो इस तरह की जो पेमेंट्स हैं उनके लिए सम टाइम जो है वो आप सेपरेट टैक्सेशन करते हैं और सेपरेटली जो है उसको टैक्स पे किया जाता है। सर्टेन क्लासेस जो होती हैं उनको आप जो है वो सेपरेट टैक्स करते हैं। इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। और फिर एक और जो सेक्शन 4 के अंदर जिक्र है वो ये है कि क्रेडिट्स भी दिया जाता है समटाइम्स। टैक्स आप जो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं। तो वो जो क्रेडिट्स मिलते हैं वो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के बाद टैक्स क्रेडिट दिए जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है टैक्स क्रेडिट्स, एक है स्टेट डिडक्शंस। स्टेट डिडक्शंस अलग से होंगी, वो टोटल इनकम से रिड्यूस होती हैं, और एक अलाउएबल डिडक्शंस होती हैं या अलाउंस होता है डिडक्शंस का, जिसको हम अलाउएबल डिडक्शन एक सेपरेट टर्मिनोलॉजी है, उसको हम सेक्शन 22 में जब इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे तो वहां पे जाके डिस्कस करेंगे। टोटल इनकम में से जब मैंने जिस तरह 5 हेड्स ऑफ इनकम आपसे अभी थोड़ी देर पहले लास्ट स्लाइड्स में शेयर किए, तो टोटल इनकम में से कुछ स्टेट डिडक्शंस होती हैं और कुछ जो है वो अलाउंस होते हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस, वो लेस होते हैं, वो होते हैं आपके टैक्सेबल इनकम से लेस। लेकिन यहाँ पे ये जो क्रेडिट्स होते हैं, टैक्स क्रेडिट्स, ये टैक्स लायबिलिटी से लेस होते हैं। जब आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो इसकी आपको फर्दर क्लियर हो जाएगी ये चीजें, लेकिन यहाँ पे आपने इस चीज को थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप कर लेनी है। नेक्स्ट इज जी सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 जो है वो क्या कहता है जी कि कभी कभी आपको ये कहा जाता है, यहाँ पे ये जो बोल्ड है ना आपको नजर आ रहा है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, वेयर बाय विचुअल ऑफ प्रोविजन, ये खालिस लैंग्वेज है टैक्स लॉ की, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 4 सब सेक्शन 6। ऊपर मैं इसको समरी में बयान कर रहा हूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि टैक्स लॉ आपको ये कहता है कि आपने टैक्स काटना है, डिडक्ट करना है या विदहोल्ड होना है, या टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन एडवांस
एडवांस में आपने टैक्स पे करना है। मसलन आप सप्लायर हैं और आप सप्लाई देते हैं कहीं पे या सर्विसेज रेंडर करते हैं, तो जब सर्विसेज रेंडर्ड होती हैं या सप्लाईज होती हैं तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की कुछ प्रोविजंस हैं, यहाँ पे मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता, सिंप्लीफाई रखता हूँ कि उन प्रोविजंस के तहत, उस कानून की रिक्वायरमेंट के तहत इट इज रिक्वायर्ड कि आपको पेमेंट करने से पहले, जहां पे आपने सर्विसेज रेंडर की, मसलन आपने कहीं पे काम किया, 1 लाख रुपए उसकी फीस चार्ज करते हैं, तो 1 लाख रुपए में से एक खास परसेंटेज का अमाउंट ऑफ टैक्स काटने के बाद आपको रिमेनिंग अमाउंट पे की जाएगी। ये जो खास परसेंटेज जो या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो ये काटी जाती है, इसको विदहोल्डिंग टैक्स या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये विदहोल्डिंग का वर्ड इसलिए यूज हुआ है। और समटाइम्स क्या होता है कि आपने कहीं पे पेमेंट करनी होती है और उस पेमेंट में आपकी इनवाइस के अंदर टैक्स शामिल हो जाता है, इनकम टैक्स। प्लीज ये ध्यान में रखिएगा, सेल्स टैक्स नहीं, सेल्स टैक्स एक सेपरेट है, उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे नेक्स्ट आफ्टर कवरिंग द इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स ऐड हो जाता है। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसा भी हमने सप्लाई या सर्विसेज की एग्जांपल दी, तो समटाइम्स आप बच्चों की फीस होती है आपकी एक खास स्टेज या खास अमाउंट से जब इंक्रीज करती है तो आपको उसमें एडवांस टैक्स पड़ जाता है, कहते हैं जी ये एडवांस टैक्स है। तो दिस इज टू बी पेड विद द फी चालान। या आपने कोई से फॉर एग्जांपल जो है वो प्रॉपर्टी सेल की है तो वहां पे भी आपको एडवांस टैक्स होता है, एक खास परसेंटेज है, 1% है वैसे, लेकिन मैं चूंकि परसेंटेजेस या रेट्स आपसे इसलिए नहीं शेयर करना चाह रहा एट दिस स्टेज कि आपको थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो रेट्स वगैरह की बात जो है वो आगे इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, ये जो मैंने बात की ना कि टैक्स विदहेल्ड होता है या एडवांस टैक्स पे होता है, इसको जरा देखें लॉ की लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। वेयर by virtue of any provision of this ordinance, income tax is to be deducted at source or collected or paid in advance. It shall, as the case may be so deducted, collected or paid accordingly. अब यहाँ पे लॉ की लैंग्वेज में आप देखें कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास और इस तरह की पंक्चुएशंस जो हैं इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जहाँ पे पाज आता है वहाँ पे आपने पाज लेना है, और जहां पे जो वर्ड जो है वो स्टॉप होता है उसको वहीं पे ब्रेक करके नेक्स्ट को अकॉर्डिंगली जो आपने ट्रीट करना है। यहाँ पे आप देखें डिफरेंट कॉमास, वेयर बाय विचुअल ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, यानी कि इस कानून के, इस ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी प्रोविजंस के तहत इनकम टैक्स इज टू डिडक्टेड एट सोर्स। मैंने आपको बताया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या विदहेल्ड, ये जो है ये विदहोल्डिंग टैक्स की इस जनरली हम इसको विदहोल्डिंग टैक्स बोलते हैं। और कलेक्टेड और पेड, और कलेक्टेड और पेड इन एडवांस, आप कलेक्ट होता है आपसे या आप पे करते हो। मैंने स्टूडेंट्स की फीस की बात की, या कहीं इवेंट होता है तो उसमें मतलब जो ऑक्शंस होती हैं, ऑक्शंस पे भी विदहोल्डिंग होती हैं और एडवांस पे होता है, सॉरी इस तरह करके एडवांस। इट शैल एज द केस में बी be so deducted, collected or paid accordingly, यानी कि जैसे कहा जाएगा अकॉर्डिंगली आपने इसको ट्रीट करना है। तो टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम क्लियर हो गया आपको कि फर्स्ट शेड्यूल में इसका रेट होता है, सेपरेट टैक्सेशन भी हो सकती है, वहां पे स्पेशल प्रोविजंस दी जाती हैं कि जी इसका टैक्स रेट जो है सेपरेट होगा। फिर इसके बाद जो है टैक्स क्रेडिट्स का जिक्र हो गया। फिर हम लोगों ने विदहोल्डिंग टैक्सेस और एडवांस टैक्सेस की बात की। इन चीज़ों को, विदहोल्डिंग टैक्सेस और एडवांस टैक्सेस को डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन सेक्शन 4 ये कहता है कि सालाना टैक्स लगेगा और फर्स्ट शेड्यूल की रेट के हिसाब से लगेगा। ये जो इंपॉर्टेंट इसमें जो इसका क्रक्स है सेक्शन 4 का। मूव करते हैं जी नेक्स्ट, टैक्सेबल इनकम क्या है। हमने इसका थोड़ा सा जिक्र पहले भी वैसे कर लिया हुआ। टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी टोटल इनकम। अब ये टोटल इनकम को मैंने इंटेंशनली स्टैटिक लगाया है, टोटल इनकम वो नीचे नेक्स्ट में जो है मैं दोबारा बयान करूंगा कि टोटल इनकम क्या है। वैसे हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया हुआ है। सेक्शन 9 के अंदर क्या है जी कि taxable income of a person for a tax year shall be the total income of a person for a tax year reduced but not below zero by the total of any deductible allowances। ज़कात हो सकती है, वर्कर्स वेलफेयर फंड हो सकता है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस वगैरह। अब ये सेक्शन 9 के अंदर ये बता दिया गया कि एक टैक्सेबल इनकम क्या है। टोटल इनकम है लेस जो डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं
वो ज़कात का अलहदा से कानून होगा, वर्कर वेलफेयर का अलहदा से क्लासेस हैं, एजुकेशन एक्सपेंसेस, और इसी तरह मुख्तलिफ क्लासेस के तहत आपके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ पेमेंट्स होती हैं जिनका आपको जो है एक अलाउंस मिलता है कि आप उस इनकम में से इतनी अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लें। तो अब लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, रिड्यूस बट नॉट बिलो जीरो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, रिड्यूस बट नॉट बिलो जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी में टोटल इनकम में से अलाउंसेस को लेस कर रहे हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस को, तो वो माइनस में नहीं जाने चाहिए, मैक्सिमम जीरो तक जा सकते हैं। ठीक हो गया जी, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं जी, टोटल इनकम क्या है। टोटल इनकम आपके जो हेड्स ऑफ इनकम है 5, उन 5 हेड्स ऑफ इनकम को जब आप टोटल करते हैं और इसके अलावा जो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है, इसका जो मजमुआ है, इसकी एग्रीगेशन है, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ टोटल इनकम। ठीक हो गया जी, सेक्शन 10 के अंदर ये मेंशन्ड है। हेड्स ऑफ इनकम हमने लास्ट स्लाइड में पहले डिस्कस कर लिए हैं जी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड कैपिटल गेन्स अदर सोर्सेस। तो यहाँ पे हम सम अप कर लेते हैं जी इस चीज को कि डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम क्या हुए, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। आगे हम लोगों ने जनाब अब जाना है इन हेड्स को लेके इंडिविजुअली। मसलन हम लेंगे सबसे पहले सैलरी को, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी की रेलेवेंट सेक्शंस क्लासेस को पढ़ेंगे, फिर हम इनकम फ्रॉम सैलरी को नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला कंप्यूट करेंगे, और एक सैलरीड इंडिविजुअल जो है उसकी टैक्सेबल इनकम को समझेंगे कि टैक्सेबल इनकम जो है वो कैसे कंप्यूट होनी है, टोटल इनकम कैसे कंप्यूट होनी है। यहाँ पे आज की क्लास में हमने क्या जाना कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, टैक्स ईयर क्या होता है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है। फिर दरम्यान में मैंने हल्का सा आपको बता दिया जी कि टैक्स ईयर जो है वो अगर चेंज करवाना हो तो उसका प्रोसेस क्या होगा। देन हमने ये जानने की कोशिश की आज ही की क्लास में कि जी जो हेड्स ऑफ इनकम है या सोर्सेज ऑफ इनकम है वो कौन कौन से हैं। पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है, रेजिडेंट पर्सन, नॉन रेजिडेंट पर्सन क्या होता है। फिर इन हेड्स ऑफ इनकम में हमने आगे जाके नेक्स्ट क्लासेस में आप समझना है कि हर हेड को सेपरेटली लेना है, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी ये कंप्यूट करनी है। और यही हमारा टोटल काम होगा टैक्सेशन के हवाले से कि नेट टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैसे कंप्यूट की जाती है, और एक इंडिविजुअल या एओपी की या कंपनी की टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, विच इज टू बी डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद द रिटर्न इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। आई होप इट्स क्लियर। आज तक के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फ़ी अमान अल्लाह।